इसने इसने क्या बोलते हैं, इसने ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर भेज दिया है। देखो 2 केस बताए थे ना मैंने, तीसरा केस भी होता, बैठ जा। मैंने 2 केस बताए थे। मैंने तो बोला था कि जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तब की बात करी थी, है ना। अब ऑब्जेक्ट को अपन मान लो जबरदस्ती नीचे भी तो पहुंचा सकते हैं, नीचे पहुंचा सकते हैं कि नहीं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो कि mg है और बायोएंसी फोर्स, अब अगर बायोएंसी फोर्स ज्यादा है तो वो किधर ले जाएगा ऑब्जेक्ट को, वापस से ऊपर ले जाएगा। तो उस वाले केस की बात कर रहा है वो उसमें। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा बायोएंसी फोर्स इसके बराबर ही हो, बायोएंसी फोर्स वेट से ज्यादा भी तो हो सकता है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट नीचे से कहां चले जाएगा, अपने आप ऊपर चले जाएगा, उसकी बात कर रहा है वो। समझ में आई। चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो सुन लो जरा। अब ये सिंपल सा है बड़ा। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो अपन ने एक बॉल ले ली और इस बॉल को अपन इसमें डाल रहे हैं, और ये क्या एक गिलास है जो कि पानी से पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। लबालब समझते हो? हाँ, पानी से कैसा भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। अब जब तक पानी से पूरा भरा हुआ है तब तक तो कुछ भी फैलेगा नहीं, अपने आप तो फैलेगा नहीं। अब ये बॉल किस में आ गई, इस वाले पानी में आ गई, तो क्या होगा, अगर ये बॉल इसके अंदर आई है तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है वो सुन लो, कि इस बॉल की वजह से जितना पानी बाहर आ गया, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ पानी बाहर आ गया, तो ये जो एक्स अमाउंट ऑफ पानी है इसका अगर तुम वेट नापोगे, क्या नापोगे, तो ये जो पानी बाहर निकला है इसका जो वेट नापोगे वो वेट किसके बराबर आएगा, बायोएंसी फोर्स के बराबर, बायोएंट फोर्स के बराबर। समझ रहे हो क्या बोला मैंने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। वो क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो बायोएंट फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी बाहर निकाला या जितना पानी डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा दिया। समझ में आ रही है। जब तक ये बॉल यहाँ पे थी तो पानी नॉर्मल इधर था, जब ये बॉल अंदर आई तो जब ये बॉल अंदर आई तो इस बॉल ने पानी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटाना, तो अपनी जगह से हटा दिया और वो पानी बाहर आया, उस पानी का वेट हमने नापा, वो किसके बराबर हो गया, बायोएंट फोर्स के बराबर। समझ में आ गई कि नहीं। इस प्रिंसिपल को क्या बोला जा रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कृपया करके बुक में पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ये टेढ़ी टेढ़ी लाइनों में जो लिखा हुआ है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तुम बताओ तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ बेटा, मेरे चाचा का नाम थोड़ी ना है। तो अच्छा, पढ़ने से पहले एक और चीज देख लो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि लैक्टोमीटर बनाया जाता है। लैक्टोमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम दूध की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोमीटर बनाया जाता है, उससे हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल था, एक सेकंड रुकना। हाँ, हाइड्रोमीटर बनाया जा रहा है जिससे कि हम लिक्विड की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। शिप वगैरह बनाने के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में तुमको प्रिंसिपल याद होना चाहिए और उसके यूजेस भी याद होने चाहिए। अब पढ़ लो, चलो आगे सुन ले। पढ़ लिया होगा अब तक, तो पढ़ लिया। चलो आगे सुन लेते हैं। अब सुन लो जरा, अब क्या आ गया, रिलेटिव डेंसिटी में रिलेटिव का क्या मतलब है, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ क्या होगा, उनके बीच में संबंध होगा, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी सुन लो। अब क्या है, देखो क्या है कि ज्यादातर डेंसिटी जो होती है, अभी हमने पढ़ा था कि डेंसिटी की वजह से क्या होता है, कौन फ्लोट करेगा कौन सिंक करेगा, किससे पता लग जाता है, डेंसिटी से पता लग जाता है। अब बात यह है कि हर बार हर किसी की डेंसिटी, मतलब ऐसे जैसे 2 ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों की डेंसिटी याद करनी पड़ेगी या फिर उनकी पता करनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या रहता है, अगर आपको कंपेयर ही करना है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको कंपेयर ही करना है तो रिलेटिव डेंसिटी देख लो। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, सबसे पहले वो समझो। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन चीज कौन सी है, पानी। तो रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में नापी जाएगी, पानी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी, और विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ
वाटर। अब इसका फायदा क्या है, तो जैसे कि अगर अपन ने किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, उसकी डेंसिटी हम निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ गई, मान लो ऑब्जेक्ट की अपन ले लेते हैं, मान लो 5 की है, और क्या kg मीटर पर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट याद है कि नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम होता था डेंसिटी, इतना याद है कुछ, और इसकी मान लो कितनी आ गई 1। तो अब यहां से रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ चुकी है 5। सबसे पहले तो ये समझो कि रिलेटिव डेंसिटी कैसी होती है, यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है। याद रखना, जितने भी हम कभी भी रेशो निकालेंगे, कभी भी क्या निकालेंगे, रेशो याद है क्या होता है, एक कोई क्वांटिटी ऊपर होती है, कोई क्वांटिटी नीचे होती है, और रेशो ज्यादातर किसका निकालते हैं, सेम क्वांटिटी का निकालते हैं। जैसे तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एरिया का रेशो निकालो, वॉल्यूम का रेशो निकालो, इस तरीके से पढ़ा हुआ है। तो रेशो हमेशा कैसा आता है, यूनिटलेस आता है, क्योंकि ऊपर भी क्या है डेंसिटी और नीचे भी क्या है डेंसिटी। तो kg पर मीटर क्यूब से kg पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसीलिए आंसर में सिर्फ क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, एक नंबर। अब तुम देखो कि रिलेटिव डेंसिटी का फायदा क्या हो रहा है कि हमको कंपेयर करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। रिलेटिव डेंसिटी अगर पता है तो हम कंपैरिजन डायरेक्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। एग्जांपल के लिए इसमें दे रखी होगी, जैसे कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर देख लो कितनी आ रही है, 10.8 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि सिल्वर कैसा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वो पानी में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। समझ में आई। तो इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी का क्या फ़ायदा हो रहा है, हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको पढ़ लो, इसको अंडरलाइन कर लेना। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी। और उसके बाद अगले पैराग्राफ में द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। ये डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। 10.7 निपटा लो, चैप्टर खत्म, पैसा हजम। 10.7 देख लो, समझ में आ रहा है क्या, 4 घंटे पढ़ाऊंगा ना इसी को। डेंसिटी उसकी मास अपॉन वॉल्यूम है कि वो कितनी स्पेस कितनी उसमें ऑक्यूपाई कर रहा है, और रिलेटिव डेंसिटी किसी के कंपैरिजन में बता रहा है। सिंपल सी बात। 10.7 बता दूं, हाँ चलो। 10.7 वाले सवाल में क्या बोल रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। अब देखो, पहली बात तो हमको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ। अब तुम देखो इसमें गिवन क्या क्या है सवाल के अंदर, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, बोलो कितनी दे रखी है, 10 की पावर 3 kg पर मीटर, हाँ या ना, कोई समस्या। और क्या दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10.8। अब 10.8 के आगे कोई यूनिट लगानी चाहिए क्या, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। और फाइंड क्या करना है हमको, ये गिवन है, ये गिवन है, फॉर्मूले में पटक दो, आंसर आ जाएगा। 10.8 इसकी जगह रख दिया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको निकालनी है तो इसको हम D मान लेते हैं, और ये कितना दे रखा है, 10 की पावर, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 10.8 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर। सिंपल है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा, फॉर्मूला अगर याद है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी आधी हो जाती है तो फोर्स क्या होना चाहिए, नहीं वो 4 टाइम छोड़ो, तुम तो बस ये बताओ कि दूरी कम हो रही है तो फोर्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ना। अब वो कितना ज़्यादा है वो तुमको बताना है, करो ऐसे फिगर बना लो इसका, M1 और M2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, मान लो 2D, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लो फोर्स की वैल्यू F1, और इसके बाद दूसरा केस बना लो M1, और दूसरा केस बना लो इसमें M2, और इनके बीच में दूरी कितनी हो गई D की, क्योंकि उसने क्या बोला है, आधी होनी चाहिए। तो F2 कितना आएगा ये निकालो, बताओ जल्दी से। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना आता है तो निकालो, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 कितनी आएगी,
F1 कितना आएगा, G M1 M2 अपॉन 2D का, हाँ तो डिस्टेंस कितना है वही तो लिखा है मैंने, और ये कितना आ जाएगा, G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन 4D स्क्वायर। बोलो आया ना। और तुमको दिख रहा है कि ये वाले जो भाई साहब हैं वो किसके बराबर हैं, इसके बराबर है, अरे हाँ या ना। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, F2, और ये नीचे वाला नीचे ही रहेगा तो कितना आ गया, अपॉन। तो यहाँ से हमने देखा कि फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि F2 बराबर कितना आ रहा है, 4 टाइम्स F1 आ रहा है ना। F2 की वैल्यू F1 के 4 गुना आ रही है ना, तो ये बढ़ गया कि कम हो गया बेटा, F1 था और अब कितना आ रहा है, 4F1, तो बढ़ गया कि कम हो गया, समझ में आई। और मेरी बात सुन लो, ये अच्छा एक बार तो पहले ये बताओ किस किस को नहीं आया, ईमानदारी से बता दो। सिंपल है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, प्रोपोर्शनलिटी का तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ढंग से समझा देता हूं, जो कि तुम्हारे काम आएगा गणित में भी और साइंस में भी, सब जगह। तो तुमको पता है ना, हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, हाँ या ना। तो यहां से अपन ने देख लिया कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ना चाहिए। अब तुम देखो डिस्टेंस कितना कम हुआ है, आधा, तो फोर्स कितना बढ़ेगा, 4 गुना, डबल नहीं, स्क्वायर टाइम्स, कितना बढ़ेगा। अगर इस सवाल में सुन लो जरा, इस सवाल में अगर डिस्टेंस जो है वो मान लो 5 टाइम्स क्या हुआ होता, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता, क्या हो जाता, इंक्रीज। 5 टाइम्स अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब फोर्स कितनी टाइम कम हो जाएगा, तो डी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि फोर्स कितना कम हो जाएगा, 25 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये समझ में आता है। ऐसे तरीके से तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है, 4/3 पाई, मैं समझा रहा हूं, पहले ये बताओ ये क्या है, ये फॉर्मूला सबने देखा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर। अब गणित में ऐसे कितने सवाल आते हैं कि अगर रेडियस 2 गुनी हो गई तो वॉल्यूम कितनी गुनी होनी चाहिए, बोलो आया ना। अब तुम देख लो, यहां से तुमको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, आर का। अब मान लो अगर आर 2 टाइम्स हो गया है, तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, जितना बड़ा रेडियस उतनी ज्यादा वॉल्यूम। अब यहां से डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे कि आर अगर 2 टाइम्स है तो वॉल्यूम 2 का क्यूब टाइम्स होगी, यानी कि 8 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आई। पेपर में सवाल आते हैं आगे चल के कि एक स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब और उसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी भी है, ठीक है, क्या बोलते हैं, और बोलता, अच्छा ऐसे बोलेगा पेपर में, सुन लो जरा, आगे चल के बता रहा हूँ। जो कंपटीशन एग्जाम के सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, एक स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, उसकी रेडियस कर दी गई 2 गुनी, तो बताओ उसकी नेक्स्ट वॉल्यूम कितनी होगी। तो सीधे सीधे आंसर क्या लगा देंगे, 800। अब जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, वॉल्यूम 1 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 2 4/3 2 आर का क्यूब करेगा, फिर रेशो लेगा। बोलो कितना समय लगा, और अगर ये पता है तो कितना समय लगा। सवाल देखते सही आंसर अगले सवाल पे बढ़ जाएंगे। तो जो इस तरीके से सॉल्व कर पाता है वही आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल पाता है। जो इस तरीके से करेगा वो आते हुए भी उनकी नज़र में क्या रहेगा, गधा रहेगा, क्योंकि उसने समय इतना ले लिया। समय कितना लगना चाहिए था, 5 सेकंड, लग कितना रहा, 2 मिनट। भूल जाओ, कंपटीशन रह गए पीछे। समझ में आ रही है, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी तरीके से अगर सवाल आता है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर। अब इस सर्कल की बात करें, बोले कि रेडियस जो है वो 4 गुनी हो गई, तो एरिया कितना गुना होना चाहिए, 16 गुना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। ये देखना होता है बस। समझ में आई। तो यहाँ पे अपन किसको देख रहे थे, डिस्टेंस अगर आधा है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना, डबल नहीं,
स्क्वायर टाइम्स। डबल में और स्क्वायर में अंतर होता है या ना, समझ में आ गई। तो ये समझ में आ रहा है, डिस्टेंस अगर 5 टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, 25 गुना। समझ में। अब मान लो ओटी का सवाल होता है ये, तो ऐसे करते कि ऐसे करते, ऐसे करते ना, टिकी तो लगाना है सही वाले आंसर पे, ओटी पे थोड़ी ना सॉल्व करना रहता है। समझ में आई। देख लो एक बार, पूछना हो पूछ लो। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुमको बताया, आगे तक काम आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे सामने जो लिखा है। अभी भी बता रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो ध्यान देना। ये आ गया समझ में, प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है? तो अब इस सवाल को मैं कैसे भी दे सकता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 1 को घुमा के दे सकता हूं मैं अब आगे चल के। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, ये मिटा रहा हूं मैं। ये जो सवाल है वो अर्थ पे काम नहीं करता, जहां पे ग्रेविटी, मतलब अर्थ में जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहां पे। सुन लो सवाल क्या है, समझ गए? सवाल ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मास पर डिपेंड कर रहा है तो हल्का ऑब्जेक्ट और भारी ऑब्जेक्ट को गिरने में सेम समय क्यों लगता है। अब सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि सेम समय लगता है। अब तुम बोलोगे कि सर एक कागज को गिराओ और एक बॉल को गिराओ तो बॉल पहले गिरेगी, कागज तो टहलता हुआ कल तक आएगा। हाँ मेरी बात तो सुन लो, सवाल समझ में आया? क्या रियल लाइफ में तुमको ऐसा देखने मिलता है कि नहीं? रियल लाइफ में क्या देखने मिलता है कि जो हल्का है वो धीरे गिरता है और जो भारी है वो तेज गिरता है। समझ में आई? अब इसका कारण क्या है वो सुन लो। सबसे पहले तो रियल लाइफ में अपनी जो अर्थ है, क्या अपनी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर यानी कि एयर है। एयर की वजह से क्या लग रही है, हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगी, बायोएनर्जी लगेगी, हाँ या ना। और बायोएनर्जी के साथ साथ और क्या लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा। जैसे कि फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करता है। तो इसी तरीके से एयर फ्रिक्शन भी होता है। जमीन वाले फ्रिक्शन अलग है और एयर फ्रिक्शन अलग है। तो क्योंकि रियल लाइफ में एयर की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उस पर क्या लगेगा, एक तरीके से एयर फ्रिक्शन लगेगा। इसीलिए जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो धीरे आता है और जो भारी है वो तेज आता है। बट अगर एयर फ्रिक्शन को हटा दें, किसको हटा दें, तो क्या ऐसा सच में होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम तरीके से गिरते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है। एक मोर के पंख को तुम एक 2 किलो की बॉल के साथ गिराना, मतलब ऑब्वियसली बात है कि वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, एयर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो वहां पे वो दोनों सेम टाइम पे ही नीचे गिरते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो भी है जो कि लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है और उसमें प्रूफ हो चुका है कि वो दोनों किस में गिरेंगे, सेम टाइम पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी, Gm/r²। बोलो आया ना। और यहाँ पे जो m है, वो किसका m है, प्लेनेट का m है। समझ में आई कि नहीं आई? तो ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम लगेगी। कौन से दोनों, हल्के वाले पे भी और भारी वाले पे भी। और तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रेविटी के फॉर्मूले में क्या ऑब्जेक्ट का मास आया कि नहीं आया, ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया। यानी कि ऑब्जेक्ट हल्का हो भारी हो उन सब पे ग्रेविटी कैसी लगेगी, सेम लगेगी। इसीलिए ऑब्जेक्ट कैसे गिरेंगे, बिल्कुल सेम टाइम पे गिरेंगे। समझ में आ गई? तुम नेट पे सर्च कर लेना या मेरे को ध्यान दिला देना, मैं ग्रुप पे वीडियो भेज दूंगा जिसमें तुमको दिख जाएगा कि सेम टाइम पे भी वो गिरते हैं। इसको देख लो, समझ में आया कि नहीं, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।